Wishing you all once again a very good afternoon, and continuing with the TDS and TCS sessions. We are beginning with section 211 today, and this webinar would be mostly in the Hindi language and not in the English language, because it is primarily targeted towards the North Indian clientele or participants. तो सेक्शन 211 से हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हुए सबसे पहले 211 में इंस्टॉलमेंट्स कब जमा होनी है एडवांस टैक्स की, उसके बारे में जिक्र है। 207, 208, 209, 210 इन सेक्शंस में ये जिक्र किया गया था कि एडवांस टैक्स को काटना है, कब काटना है, किस कंडीशन में काटना है, असेसी स्वयं देगा या असेसिंग ऑफिसर के पास भी जो पावर्स हैं एडवांस टैक्स को निर्धारित करने की, ये सब डिस्कशंस किए गए थे। अब 211 सेक्शन में एडवांस टैक्स ऑन द करंट इनकम, इसकी तारीखें कब जमा होना है। सबसे पहली बात करंट इनकम। जो करंट इनकम शब्द है उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है कि करंट इनकम वो टोटल इनकम है जो चार्जेबल टू टैक्स है, जिसके ऊपर एडवांस टैक्स दिया जाना है। सेक्शन 211 ये कहता है कि एडवांस टैक्स ऑन द करंट इनकम कैलकुलेटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन 209। जो कैलकुलेशन है एडवांस टैक्स का वो सेक्शन 209 के अनुसार होता है और वो पेबल है किस तारीख तक, ये तय करता है 211 सेक्शन। तो सबसे पहले इट शैल बी पेबल बाय ऑल द असेसीज अदर देन द असेसी रेफर्ड टू इन क्लॉज बी। क्लॉज बी में जो असेसीज मेंशन्ड है उनको छोड़ते हुए बाकी जितने भी असेसीज हैं जो कि एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, who are liable to pay the same, it shall be payable by those assessees in 4 installments। इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। There is an installment scheme here during each financial year, प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान, and due date of each installment and the amount of such installment shall be as specified in the table below। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट होगी और जो प्रत्येक ऐसे इंस्टॉलमेंट का जो राशि होगी, अमाउंट होगा, वो जैसा कि नीचे टेबल में स्पेसिफाइड है उसके अनुसार होगा। तो सबसे पहले 15 जून या उससे पहले 15% से कम नहीं, यानी 15% जो एडवांस टैक्स का है वो पूरा कर देना है 15 जून तक। इसी तरह से 45% जो एडवांस टैक्स का है वो 15 सितंबर तक पूरा कर देना है। इसीलिए लिखा है रिड्यूस बाय द अमाउंट इफ एनी पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट। 45%, not less than 45% of such advance tax as reduced by the amount if any paid in the earlier installment। जो भी पहले दिया गया उसको माइनस करके और बाकी की राशि दे देनी, जिससे कि टोटल 45% हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि एडवांस टैक्स को कंप्यूट या कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद इस परसेंटेज के हिसाब से उसको पे किया जाता है। ऐसे ही 15 दिसंबर तक 75% पूरा कर देना है। तो 15, 40, 75 इस तरह से है और 15 मार्च तक पूरा का पूरा एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए।
ये सभी असेसीज को करना है सिवाय उन असेसीज के जो कि बी में मेंशन है। तो सबसेक्शन बी में कौन से असेसीज मेंशन्ड है? An assessee who declares profits and gains in accordance with the provisions of subsection 1 of section 44 AD. जो असेसी 44 AD के हिसाब से प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करता है, या जो 44 ADA के हिसाब से डिक्लेयर करता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स, to the extent of the whole of the amount of such advance tax during each financial year on or before the 15 मार्च। असेसी के लिए जो कि 44 AD में डिक्लेयर करता है या 44 ADA में डिक्लेयर करता है, उसके लिए 15 मार्च की तारीख है और कोई इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं है। और बशर्ते ये कि, और ये शर्त है, ये सभी पे लागू है, चाहे वो 44 AD या ADA में आते हो या नहीं आते हो, कि बशर्ते ये कि कोई भी राशि, एनी अमाउंट विच इज पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, जो एडवांस टैक्स के रूप में पे किया जाता है और बिफोर द 31st डे ऑफ मार्च, या जो 31st डे ऑफ मार्च से पहले पे किया जाता है, shall also be treated as advance tax paid during the financial year ending on that day for all the purposes of this act। जो भी राशि 31 मार्च से पहले पे की जाती है उसको मान लिया जाएगा कि वो एडवांस टैक्स पेड है, जो कि उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान पे किया गया है जो अंत हो रहा है उस दिन पर, ऑन दैट डे मतलब 31st डे ऑफ मार्च, फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सारे प्रयोजनों की वजह से, सारे प्रयोजनों के लिए जो एडवांस टैक्स है, जो राशि 31 मार्च से पहले दी जा रही है, वो उसको एडवांस टैक्स माना जाएगा अगर उस राशि को एडवांस टैक्स के रूप में पे किया जाए। तो एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, अगर उसको एडवांस टैक्स कह के पे किया गया है तो ये माना जाएगा कि ये उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान पे की गई एडवांस टैक्स की राशि है। भले ही 100% तक जो है 15 मार्च तक पे हो जाना है, लेकिन फिर भी अगर 31 मार्च तक भी जो राशि एडवांस टैक्स कह के पे की जाती है उसको एडवांस टैक्स माना जाएगा। तो 44 AD और ADA जब कोई रेफरेंस आता है तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाता है कि हम उसको भी वहीं के वहीं पढ़ लें, समझ लें। तो 44 AD में जाके देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम वहां पे टैक्स देने का बनाया गया है। 44 AD को कहा जाता है कि ये एक खास प्रोविजन है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस, प्रिज्यूम करके मान लेना है। प्रिजम्पटिव बेसिस यानी प्रिज्यूम करना है, मैं मान लेता हूं कि मेरा इतना इनकम है, मेरा इतना टर्नओवर है, मान लेने वाली बात है जहां पे। 44 AD एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस को कंप्यूट करवाता है। और ये सेक्शन ये कहता है कि सेक्शन 28 से लेकर 43C तक कुछ भी कहा गया हो, इसके विपरीत भले कुछ भी कहा गया हो, टू द कॉन्ट्ररी यानी इसके विपरीत, इन केस ऑफ एन एलिजिबल एसएससी एंगेज्ड इन एन एलिजिबल बिजनेस, अगर कोई एलिजिबल एसएससी है जो कि एक एलिजिबल बिजनेस में, एलिजिबल बिजनेस क्या है नीचे परिभाषा में आएगा, या एलिजिबल एसएससी क्या है वो भी परिभाषा में आएगा, तो उस पर हम अभी आते हैं। तो अगर कोई एलिजिबल एसएससी है जो कि एलिजिबल बिजनेस कर रहा है, एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस कर रहा है, तो 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर और द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द एसएससी, तो उसकी जो कुल टर्नओवर है, या टर्नओवर यानी कि घुमाना, तो यानी जो राशि वो घुमाता है अपने बिजनेस में, जो आ रही है जा रही है टाइप का, उसका जो टोटल टर्नओवर है या टोटल उसके जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, कुल मिला के मोटी मोटी जो रिसीट्स हैं उसकी, उसमें से खर्चे वगैरह माइनस करे बिना, ऑफ द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर में उसकी ग्रॉस रिसीट्स हैं, ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस, ऐसे बिजनेस की वजह से, और एज द केस में बी सम हायर देन द अफोर्डसेड सम,
claimed to have been earned by the eligible assessee, या उससे ज़्यादा की राशि भी हो सकती है जो वो दावा कर रहा है कि मैंने कमाई थी. Shall be deemed to be the profits and gains of such business, उसको ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट एंड गेन मान लिया जाएगा विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रमोशन. इस हेड में जो चार्जेबल माना जाएगा. यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 8% को तो माना ही जाएगा, लेकिन अगर एसएससी ये कहता है कि 8% से ज़्यादा उसने कमाया है तो वो भी स्वीकार्य है प्रिजम्पटिव बेसिस पे, provided that this subsection shall have effect, बशर्ते ये कि इस subsection shall have effect as if for the words 8%, the word 6% had been substituted in respect of the amount of total turnover of gross receipts which is received by an account paid check or an account paid bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed during the previous year or before the due date specified in subsection 1 of section 139 in respect of that previous year. बशर्ते ये कि इस सबसेक्शन में जो जहां 8% लिखा है उसके एवज में 6% पढ़ा जाएगा यदि जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो अकाउंट पे चेक से आ रही है या अकाउंट पे ड्राफ्ट से आ रही है या क्लियरिंग सिस्टम से आ रही है बैंक अकाउंट के, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से आ रही है प्रीवियस ईयर के दौरान, और या फिर वो ड्यू डेट से पहले आ रही है जो कि या तो प्रीवियस ईयर के दौरान आ जा रही है या वो रसीट्स जो हैं अल्टीमेटली ड्यू डेट से पहले आ जा रही है जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है 139(1) में उस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट. यानी रिसीट्स जो हैं वो ड्यू डेट तक भी आई हुई रिसीट्स को वो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में उन रिसीट्स को काउंट कर सकता है, और उसके 6% अगर वो इलेक्ट्रॉनिक या जो भी ऐसे माध्यम हैं जिसमें कि अकाउंट पे ही चेक है, यानी जो एक तरह से रिकॉर्ड हो रहे हैं बैंक में ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर वो पेमेंट रिसीव कर रहा है तो वहाँ पर अगर वो 6% दिखा, वहाँ पर 6% भी वो दिखा सकता है. और जो रिसीट्स कैश वगैरह में आ रही है तो वहाँ पे तो उसको दिखाना है. तो जितना भी रिसीट्स या जितना भी टर्नओवर उसका अकाउंट पे ही चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आ रहा है जिसमें कि यहाँ जो बैंक में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट केवल 6% राशि उसको इनकम के रूप में दिखानी है, टोटल इनकम के रूप में दिखानी है, और या कहा जाए तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के रूप में दिखानी है, तो अल्टीमेटली वो फिर टोटल इनकम में आ जाएगा. तो जो लोग रिकॉर्डेड सिस्टम के थ्रू रिसीट्स ले रहे हैं वो 6% दिखा के भी प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन करवा सकते हैं, अपना टैक्स पे कर सकते हैं. और इसके बाद ये कहा गया है कि कोई भी डिडक्शन जो हम वैसे सेक्शन 30 से 38 के बीच में देते हैं प्रॉफिट्स ऑन गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन के केस में, उनके बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो ऑलरेडी उनका इफेक्ट पूरा दिया जा चुका है ये 6% कह के, एंड नो फर्दर डिडक्शन अंडर दो सेक्शन शैल बी अलाउड. और उन सेक्शनों में यानी 30 से 38 सेक्शंस के बीच में कोई भी उन सेक्शंस के सहारे कोई भी फर्दर डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाए. उसके बाद द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ एनी एसेट ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कैलकुलेटेड एज इफ द एलिजिबल assessee had claimed and had been actually allowed the deduction in respect of the depreciation for each of the relevant assessment years. तो अब सवाल ये उठता है कि जो रिटन डाउन वैल्यू है एसेट का वो क्या होगा, क्या डेप्रिसिएशन देना है कि नहीं देना है. तो रिटन डाउन वैल्यू ये मान लिया जाएगा कि उस प्रकार से कैलकुलेट की गई रही है जैसे कि एलिजिबल एसएससी ने उसको क्लेम किया था डेप्रिसिएशन को, और उसको अलाउ भी कर दिया गया था हर असेसमेंट ईयर के लिए.
और ये मान लिया जाएगा कि उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अलाउ कर दिया गया और उसी हिसाब से रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट की गई है। कहने का मतलब कि डेप्रिसिएशन अलाउंस इस पर अलग से नहीं देने की आवश्यकता है। एसएससी के कोई भी एसेट्स हों उस पर डेप्रिसिएशन हमको इसमें नहीं देना। Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section, कोई भी एलिजिबल एसएससी अगर अपने प्रीवियस ईयर के किसी भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार डिक्लेयर करता है, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year, not in accordance with the provisions of subsection 1, और वो डिक्लेयर करता है किन्हीं भी 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए जो कि उस प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट हैं, जो ऐसे प्रीवियस ईयर के बाद आते हैं, ऐसे सच प्रीवियस ईयर यानी ऐसे प्रीवियस ईयर के बाद आते हैं, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। कोई एक एलिजिबल एसएससी है जिसने कि प्रॉफिट को इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार डिक्लेयर किया, उसके बाद 5 साल तक उसने जो है लगातार इन प्रावधानों का कोई इस्तेमाल नहीं किया और इसके अनुसार डिक्लेयर नहीं किया, तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन फॉर 5 subsequent assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1। तो अगर एक पहले साल में वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं सबसेक्शन 1 के अनुसार अपने प्रॉफिट्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो जो एक एलिजिबल एसएससी है जो डिक्लेयर कर देता है प्रॉफिट अपने प्रीवियस ईयर के इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार, और वो डिक्लेयर कर देता है कि फॉर एनी ऑफ द कोई भी 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए जो कि उस प्रीवियस ईयर से रेलेवेंट हैं, जो कि ऐसे प्रीवियस ईयर के बाद आते हैं, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, उसको सबसेक्शन 1 के अनुसार नहीं डिक्लेयर करता, तो उस केस में क्या होगा कि ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के बेनिफिट को वो क्लेम नहीं कर सकता है 5 असेसमेंट ईयर तक subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of subsection 1। तो जहां जिन सालों में उसने 5 साल तक डिक्लेयर नहीं किया था प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 के तहत, उसके बाद भी वो 5 साल और तक उसको क्लेम नहीं कर सकता। उस किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए अगर उसने एक बार 5 साल तक नहीं डिक्लेयर किया, तो उसके बाद कोई भी असेसमेंट ईयर के लिए जिसके लिए उसने इन प्रावधानों के अनुसार नहीं डिक्लेयर किया था, उसके बाद 5 असेसमेंट ईयर्स तक वो इन प्रावधानों के लिए का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो यानी कि एसएससी को थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि कभी डिक्लेयर किया कभी नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि 5 सालों में से किसी भी साल में ये यहां लिखा कि ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर्स, यानी शुरू में उसने डिक्लेयर कर दिया इस सेक्शन के तहत, उसके बाद अगले 5 साल में किसी भी एक साल में अगर उसने कहा कि मैं इन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो जिस साल में उन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करेगा उस साल के बाद और 5 साल तक भी उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात यहां पे आ रही है। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an eligible assessee to whom the provisions of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents। जिसको हम बेनिफिट नहीं दे रहे हैं सब सेक्शन 4 के अनुसार, क्योंकि वो बीच में उसने सबसेक्शन 1 का फायदा नहीं लिया, सबसेक्शन 4 के अनुसार नहीं लिया, तो जब उसने फायदा नहीं लिया तो जब वो 5 साल तक फायदा आप आगे नहीं ले सकता है जैसा कि सबसेक्शन 4 में लिखा है, तो उसको क्या करना होगा।
अगर उसकी टोटल इनकम इतनी है जो कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स से ज़्यादा है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. He shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44A. 44A में जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की बात है तो उसको रखना पड़ेगा. एंड ही शैल गेट देम ऑडिटेड ऑल्सो, और उसे उनको ऑडिट भी कराना पड़ेगा. एंड फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट, और ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB. 44AB में रिक्वायरमेंट है कि उसको ऑडिट की रिपोर्ट फर्निश करनी होगी. 44AA में ये रिक्वायरमेंट है कि उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे सर्टन कंडीशंस में. लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि वो व्यक्ति पहले साल में सब सेक्शन 1 का बेनिफिट लेता है, उसके बाद अगले 5 सालों में से किसी भी एक साल में भी अगर वो सेक्शन का बेनिफिट नहीं लेता, सब सेक्शन 1 का बेनिफिट नहीं लेता, तो उस साल के बाद 5 साल तक वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा. और अगर वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा तो उन 5 सालों में उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसा कि 44A2 में रिक्वायरमेंट है. तो 44A2 में रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर एक टर्नओवर का भी रिक्वायरमेंट है. तो ये कहा जा सकता है कि अगर वो उतना टर्नओवर उसका है तब उसको रखने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर उतना टर्नओवर नहीं है तब नहीं रखने पड़ेंगे. 44A2 को देख लेते हैं कि 44A2, हर व्यक्ति जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है, इसमें प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो 1 में मेंशन है, यानी कि जो अकाउंटेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी या इंटीरियर डेकोरेशन या कोई नोटिफाइड प्रोफेशन या कोई लीगल मेडिकल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, इनके अलावा कोई प्रोफेशन कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो अगर उसकी इनकम जो है बिजनेस प्रोफेशन से 1,20,000 से ज़्यादा है, या फिर उसकी कुल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है इन एनी वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर से पहले जो 3 साल थे उनमें, या फिर अगर वो बिजनेस प्रोफेशन को उसने नया सेटअप किया है और उसकी अगर इनकम जो है वो 1 लाख से 20,000 से ज़्यादा लाइकली है कि वो एक्सीड कर जाएगी, या उसका सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट जो है लाइकली है कि वो 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे. और उसके अलावा जहाँ पर प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आर डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द एसएससी अंडर 44AE और 44BB और 44BBB, और assessee has claimed his income to be lower than the profits and gains so deemed to be the profits and gains as the case may be during such previous year. अगर एसएससी ये क्लेम कर रहा है कि उसका और कम प्रॉफिट है तो उसको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. Where the provisions of subsection 4 of 44AD are applicable in this case, income exceeds the maximum amount of chargeable tax. तो इन सब कंडीशंस में ये है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी पड़ेगी? जब 10 लाख से ऊपर का उसका सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स होंगी, या फिर उसका 1,20,000 से ऊपर का इनकम होगा. ये बुक्स मेंटेन करने के बारे में ऑडिट रिपोर्ट के लिए दूसरा सेक्शन है, तो उस पर हम बाद में आएंगे. अभी हम इसके बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सेक्शन जो जिसकी स्टडी चल रही है उसको हम पहले ठीक से आपके साथ कर लें. हम लोग सेक्शन 211 पर थे और उस कनेक्शन में हमने सेक्शन 44AD खोला था. तो सेक्शन 44AD के सब सेक्शन 1 के अनुसार, यानी प्रिजम्पटिव बेसिस जो भी एसएससी अपने प्रॉफिट्स एंड गेन्स को डिक्लेयर करता है, या जो 44ADA के हिसाब से डिक्लेयर करता है, तो वो जो है वो 15 मार्च से पहले, क्योंकि वो उसके लिए बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है और इसलिए उसको डिटेल्ड एस्टिमेट बस 15 मार्च से पहले कभी भी वो अपना पूरा एडवांस टैक्स दे दें.
ये प्रावधान है 211 के तहत। और बशर्ते ये कि 31 मार्च से पहले जो भी राशि दी जाएगी वो अगर एडवांस टैक्स कह के दी जाती है, पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, उसको एडवांस टैक्स माना जाएगा। इट शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आते हैं कि द नोटिस ऑफ डिमांड इशूड 56 in pursuance of an order of the AO under subsection 3 or 4 of section 2 thus is served after any of the due dates specified in the subsection 1। अगर जो नोटिस ऑफ डिमांड 210, 3 या 4 धारा के तहत, सेक्शन के तहत इशू किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, जहां पर हमने पढ़ा था कि असेसिंग ऑफिसर अगर रेगुलर असेसमेंट करते हैं और उनको लगता है कि उसके आधार पे एडवांस टैक्स ज़्यादा दिया जाना है तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं और नोटिस ऑफ डिमांड इशू कर सकते हैं। उसी तरह सबसेक्शन 4 में वो अमेंडेड ऑर्डर पास कर सकते हैं जब उनको लगता है कि कोई रिटर्न फाइल कर दिया एसएससी ने जिसमें उसने ज़्यादा टोटल इनकम दिखा दी है। इस प्रकार से जब भी कोई नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया जाता है सेक्शन 156 में एक असेसिंग ऑफिसर के 203, 3 या 4 के ऑर्डर के तहत, और वो नोटिस जो है नोटिस ऑफ डिमांड एसएससी पर सर्व किया जाता है कोई भी ड्यू डेट्स के निकल जाने के बाद, जो कि ऊपर सेक्शन 1 में स्पेसिफाइड है, तो चूंकि वो टाइम निकल गया, the appropriate part of as the case may be the whole of the amount of the advance tax specified in such notice shall be payable on or before each of such of those dates as fall after the date of service of the notice of the demand। तो क्या होगा, जो पूरी की पूरी एडवांस टैक्स की राशि है जो कि ऐसे नोटिस में स्पेसिफाई की गई है वो पेबल हो जाएगी उन प्रत्येक डेट्स पे ऑन और बिफोर ईच ऑफ सच ऑफ द डेट्स जो कि फॉल करेंगी डेट ऑफ सर्विस के बाद। यानी कि अगर डेट ऑफ सर्विस मान लीजिए 15 जून के बाद होती है, तो जब 15 सितंबर आएगा तो उसको मांगी हुई राशि जो एडवांस टैक्स की है उसका 45% उसको 15 सितंबर तक पूरा करना होगा। उससे मतलब नहीं है कि कौन सी तारीख को उसको नोटिस दिया गया, क्योंकि अगली तारीख जब भी आएगी तो उसको 45% पूरा करना पड़ेगा, यानी 15 सितंबर से पहले पूरा करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक्शन 211। अब हम आते हैं सेक्शन 212 पे। Now we go to section 212. So that is omitted. So we go to section 213. When that has been omitted, we go to section 214. अब क्या है कि एडवांस टैक्स का पेमेंट हो गया, टीडीएस टीसीएस पेमेंट हो गया। ना इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट देती है, और लेट अस सी कि इसमें क्या दिया हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पे सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। केंद्र सरकार 15% वार्षिक के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी on the amount by which the aggregate sum of any installments of advance tax paid during any financial year in which they are payable, जो भी एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट्स थे जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान दिए गए हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में उनका पेमेंट होना था, और वो सेक्शन 207 से 213 के हिसाब से दे दिए गए हैं, और उनका जो एग्रीगेट सम है इंस्टॉलमेंट्स का, it exceeds the amount of the assessed tax from the first day of April next following the said financial year। जब पहली अप्रैल आती है उस फाइनेंशियल ईयर के बाद की, तो ये पाया जाता है कि जो भी एडवांस टैक्स उसने एडवांस टैक्स दिए थे वो ज़्यादा थे असेस्ड टैक्स से के मुकाबले। टू द डेट ऑफ रेगुलर असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट की तारीख तक, फॉर द असेसमेंट ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द सेड असेसमेंट ईयर, एंड वेयर एनी सच इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और जहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद दिया गया है, ड्यूरिंग विच इट इज पेबल
इस दौरान वो पेबल था बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 213। और इसलिए दिया गया क्योंकि सेक्शन 213 वैसा कहता है। अब सेक्शन 213 तो है नहीं। इंटरेस्ट एज अफोरसेड शैल आल्सो बी पेएबल ऑन दैट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पेमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट हुआ था उसके पेमेंट के डेट से रेगुलर असेसमेंट की डेट तक, अगर रेगुलर असेसमेंट बाद में होता है और पाया जाता है कि एसएससी ने एडवांस टैक्स ज़्यादा दे दिया था, तो रेगुलर असेसमेंट की डेट तक सरकार उसको 15% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। Provided that in respect of any amount refunded on a provisional assessment under section 141A, लेकिन अगर कोई प्रोविजनल असेसमेंट होता है और कोई भी अमाउंट उसके तहत रिफंड हो जाता है, नो इंटरेस्ट शैल बी पेड फॉर एनी पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ सच प्रोविजनल असेसमेंट। अगर प्रोविजनल असेसमेंट हो जाता है तो उसके ऊपर फिर उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट उस तारीख के बाद नहीं दिया जाएगा। नाउ इसको और क्लियर करने के लिए ये बात साफ कर लेते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 15% पर एनम के हिसाब से उस राशि पर इंटरेस्ट देगी बाय विच, जिस राशि के द्वारा जो कुल एडवांस टैक्स एसएससी ने दिया था किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वो उस राशि से ज़्यादा था जो असेस की गई थी, और ये इंटरेस्ट दिया जाएगा 1 अप्रैल से शुरू करके, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल नेक्स्ट फॉलोइंग द सेड फाइनेंशियल ईयर, जो बाद में आएगा उस कथित फाइनेंशियल ईयर के, और उसको दिया जाएगा कब तक, टू द डेट ऑफ द रेगुलर असेसमेंट। और रेगुलर असेसमेंट जब तक नहीं हो जाता उस तारीख तक इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें प्रोविजन है। नाउ वी गो टू 214(1)(a). 214(1)(a) कहता है कि where as a result of an order under section 147, 54, 55, 50, 54, जितने भी ऑर्डर्स हैं जहां पर रीअसेसमेंट हो रहा है या फिर अपील हो रही है या रिवीजन हो रहा है, किसी भी ऑर्डर के रिजल्ट में या किसी सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर के रिजल्ट में जो अमाउंट, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया गया था, इंटरेस्ट दिया जाना था सबसेक्शन 1 में, वो अमाउंट अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है ड्यू टू एनी ऑर्डर ऑफ द reassessment or any other order, as the case may be, the interest shall be increased or reduced accordingly. तो ये 214 का जो इंटरेस्ट है वो भी उसके अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ये बात का ध्यान रखना है कि ये 214 का जो इंटरेस्ट है 1 अप्रैल से दे होता है और रेगुलर असेसमेंट की डेट तक इसको दिया जाता है। एंड इन ए केस वेयर द इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड, और जहां पर इंटरेस्ट ये कम कर दिया जाता है क्योंकि जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो गया होगा अपने हायर अपील ऑर्डर्स में, असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व ऑन द एसएससी, क्योंकि हर अपीलेट ऑर्डर्स हुए होंगे जिसमें कि एडिशन कंफर्म हो गया होगा। सो द असेसिंग ऑफिसर उस केस में जहां पर इंटरेस्ट को कम करना है, असेसिंग ऑफिसर एसएससी के ऊपर एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्व करेगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट कम कर रहे हैं तो एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्व करेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ द एक्सेस इंटरेस्ट पेबल, और उसमें वो जो एडिशनल एक्सेस इंटरेस्ट पेबल है उसको स्पेसिफाई करेगा और जरूरी करेगा रिक्वायरिंग हिम टू पे सच अमाउंट, और एसएससी के लिए जरूरी करेगा कि वो उस राशि का पेमेंट करे। एंड सच नोटिस ऑफ डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी ए नोटिस अंडर सेक्शन 156, और ऐसा कोई भी नोटिस ऑफ डिमांड जो इशू किया जाएगा उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो 156 सेक्शन में इशू किया गया नोटिस है। हालांकि यहाँ पर कोई राशि ली नहीं जा रही, केवल इंटरेस्ट रिड्यूस किया जा रहा है, लेकिन इसको इंटरेस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया जाएगा। एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, और उस नोटिस को एक नोटिस सेक्शन 156 मानते हुए इस एक्ट के प्रावधान उसके अनुसार चलेंगे। उसके बाद 214(2) में कहा गया है कि ऑन एनी पोर्शन ऑफ सच अमाउंट विच इज रिफंडेड अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में अगर कोई राशि रिफंड कर दी जाती है, इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली अप टू द डेट ऑन विच द रिफंड वॉज मेड, इंटरेस्ट केवल उस डेट तक पे
जिस डेट तक रिफंड दिया गया था, यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट बी पेबल. Now this section and section 215, 16 and 17 shall not apply in respect of any assessment for the assessment year commencing on the first day of April. ये सेक्शन और 2015, 16 और 17 अप्लाई नहीं करेंगे in respect of any assessment for assessment year commencing on the first day of April 1989 or any subsequent years. And in the application of such sections to the assessment for any earlier assessment year, references therein to the other provisions of this act shall be construed as references to those provisions as for the time being in force applicable to the relevant assessment year. और ये जो प्रावधान है 14, 15, 16, 17, 1 अप्रैल 1989 के बाद ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए क्योंकि उसके बाद 244A का प्रावधान आ गया इनके, तो इसलिए ये 4 प्रावधान जो हैं उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 1 अप्रैल 1989 ऑनवर्ड्स. तो इसलिए इनकी उतना महत्ता नहीं है. तो इनफैक्ट वी कैन लीव दिस तो जहाँ भी ऐसा लिखा होता है कि इस तारीख दे दी गई है, तो इस तारीख पे ये 4 प्रावधान 14, 15, 16, 17 खत्म कर दिए गए. सो विल गो टू 218. 218 में क्या कहा जा रहा है? If any assessee does not pay on the date specified in subsection 1 of section 211, जो भी तारीखें सेक्शन 211 के सबसेक्शन 1 में लिखी हैं उस तारीख तक अगर असेसी पेमेंट नहीं करता, एनी इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट का एडवांस टैक्स की, दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे बाय एन ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर अंडर 210, 3 और 4. असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के द्वारा अगर वो पेमेंट नहीं करता है इंस्टॉलमेंट का, and does not on or before the due date on which any such installment as is not paid becomes due, send to the assessing officer intimation. और 210(5) का भी कोई इंटीमेशन भी नहीं भेजता कि मेरा कम एडवांस टैक्स होना चाहिए. और does not pay on the basis of his estimate of his current income the advance tax payable under 210(6), या अपने खुद के एस्टिमेट के बेसिस पे भी एडवांस टैक्स नहीं पे करता, तो he shall be deemed to be an assessee in default. उसको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट्स. ऐसे इंस्टॉलमेंट के रिस्पेक्ट में हर इंस्टॉलमेंट सरकार कलेक्ट कर सकती है बाय रिकवरी मोड्स. तो यहाँ पे डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट इसलिए माना जा रहा है उसको क्योंकि उसने ना तो खुद टैक्स भरा, ना ही उसने मतलब ना तो उसने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर पर टैक्स भरा और ना खुद अपने इंटीमेट करके असेसिंग ऑफिसर को क्योंकि आपके ऑर्डर में ज़्यादा राशि लिखी हुई है, 210(5) का कोई इंटीमेशन भी नहीं दिया उसने, और स्वयं भी अपना एस्टिमेट लगा के उसने टैक्स नहीं भरा. तो अगर जहाँ पे इस तरह से एसएससी टैक्स नहीं भरता है तो उस ना भरने के लिए एसएससी जिम्मेदार है और उसको डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट. उसको ये मान लिया जाता है कि वो डिफॉल्टर है. प्लीज डीम, उसको मान लिया जाता है कि वो एसएससी इन डिफॉल्ट है, यानी डिफॉल्टर एसएससी, और इसलिए फिर रिकवरी के मोड्स उस पर लागू हो जाएंगे. तो सबसे पहले रिकवरी करने के पहले हमको एसएससी को डीम टू बी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है और ये 218 सेक्शन के तहत उसको डिक्लेयर हम करेंगे. सेक्शन 219 क्या बोलता है? सेक्शन 219 ये कहता है कि एनी सम अदर देन पेनल्टी और इंटरेस्ट, पेनल्टी या इंटरेस्ट के अलावा कोई भी राशि हो पेड बाय और रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी एज एडवांस टैक्स, जो राशि या तो एसएससी ने दी है या एसएससी से रिकवर कर ली गई है एडवांस टैक्स के रूप में इन परसुएंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसरण में, shall be treated as a payment of tax in respect of the income of the period which would be the previous year for an assessment for the assessment year next following the financial year in which it was paid. जिस फाइनेंशियल ईयर में वो राशि पेबल थी तो ये मान लिया जाएगा कि कोई भी राशि जो कि कलेक्ट की गई पेनल्टी या इंटरेस्ट के अलावा, जिस राशि को या तो कलेक्ट किया गया या
या एसएससी के द्वारा पे किया गया या एसएससी से रिकवर कर लिया गया एडवांस टैक्स के रूप में, यहाँ पर हम क्रेडिट दे रहे हैं, वो राशि जो आई है उसका क्रेडिट दे रहे हैं एडवांस टैक्स के रूप में, तो उसको एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। शैल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स। ये पेमेंट ऑफ टैक्स किस रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड की इनकम के रिस्पेक्ट में जो प्रीवियस ईयर हो जाता है, यानी प्रीवियस ईयर वो बाद में बनता है जब असेसमेंट ईयर आ जाता है, देन सम ईयर बिकम्स अ प्रीवियस ईयर, और उसके पहले वो फाइनेंशियल ईयर रहता है, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने वो पे पेबल था, तो उस फाइनेंशियल ईयर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रीवियस ईयर आता है, और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होने के बाद आता है, तो जो भी राशि या तो एसएससी ने जमा कर दी या उससे रिकवर कर ली गई एडवांस टैक्स के रूप में, उसको क्रेडिट देने की बात है कि उसको क्रेडिट दिया जाएगा उस इनकम के रिस्पेक्ट में, उस पीरियड के इनकम के रिस्पेक्ट में जो प्रीवियस ईयर हो जाता एक असेसमेंट ईयर के लिए, जो बाद में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। इस तरह से इसकी लैंग्वेज लिखी जाती है कि फाइनेंशियल ईयर पहले शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर के दौरान एडवांस टैक्स पे किया जाता है, बाद में जब असेसमेंट ईयर आ जाता है तो उसके पिछले साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। जब तक असेसमेंट ईयर नहीं आता तब तक उसके पिछले साल को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो इसलिए क्रेडिट देयरफॉर शैल बी गिवन टू द एसएससी इन द रेगुलर असेसमेंट। तो जहाँ पे कोई राशि इस तरह से पे हो जाती है, उसका क्रेडिट जो है एसएससी को रेगुलर असेसमेंट के दौरान दे दिया जाएगा, जिस राशि को या तो एसएससी ने पे कर दिया या फिर उससे रिकवर कर ली गई, क्योंकि जहाँ पर वो डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया तो उससे कोई राशि रिकवर भी की जा सकती है उसके बाद। अब जो राशि उससे रिकवर की जाएगी वो मान ली जाएगी कि वो उस पीरियड का ही टैक्स है जो कि फाइनेंशियल ईयर में ही दिया गया था, और रेगुलर असेसमेंट के दौरान उसको एडवांस टैक्स के रूप में क्रेडिट दे दिया जाएगा, भले ही वो फाइनेंशियल ईयर में नहीं पेमेंट हो रहा, पेमेंट बाद में हो रहा है, तो वो रिकवर एज एडवांस टैक्स की जा रही है। अब आते हैं सेक्शन 220। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो कि 220, 221 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और 220 को हम अभी कवर करेंगे। तो देखते हैं कि 220 में क्या लिखा है। Any amount otherwise than by way of advance tax specified as payable in a notice of demand shall be paid within the 30 days of the service of notice। कोई राशि जो कि एडवांस टैक्स के रूप में नहीं दी जा रही है और जिसको पेबल कहा गया है नोटिस ऑफ डिमांड, क्योंकि नोटिस ऑफ डिमांड एडवांस टैक्स के लिए भी दिया जाता है, इसलिए यहाँ उस नोटिस ऑफ डिमांड की बात हो रही है जहाँ पर एडवांस टैक्स नहीं मांगा जा रहा, एडवांस टैक्स के अलावा कोई टैक्स की राशि मांगी जा रही है। इट शैल बी पेड विद इन 30 डेज, उसका पेमेंट नोटिस को सर्व करने के 30 दिन के बाद कर दिया जाएगा। एट द प्लेस एंड टू द पर्सन मेंशन इन द नोटिस, और इसका पेमेंट कहाँ पे किया जाएगा? उस जगह पे और उस व्यक्ति को जो कि उस नोटिस में मेंशन है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द असेसिंग ऑफिसर हैज एनी रीजन टू बिलीव, असेसिंग ऑफिसर को लेकिन अगर कोई विश्वास करने का कारण हो गया कि इट विल बी डेट्रीमेंटल टू रेवेन्यू, कि रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह होगा, इफ द फुल पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ ऑफसेट इज अलाउड, अगर 30 दिन का पूरा पीरियड अलाउ कर दिया जाता है, he may with the previous approval of the joint commissioner, वो जॉइंट कमिश्नर के प्रीवियस अप्रूवल से यानी पहले लिए गए अनुमोदन से डायरेक्ट करेगा that the sum specified in the notice of demand shall be paid within such period, being a period less than the period of 30 days। तो वो उसके लिए जॉइंट कमिश्नर का अप्रूवल लेके वो ये स्पेसिफाई कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि जो नोटिस ऑफ डिमांड में जो राशि स्पेसिफाइड है उसको उसका पेमेंट 30 दिन से पहले किया जाएगा, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम, जैसा कि वो स्पेसिफाई करेगा कि 30 दिन से कम कितने पीरियड में उसको पे करना है। उसके बाद वेयर एनी नोटिस ऑफ डिमांड हैज बीन सर्व्ड अपॉन एन एसएससी, जहाँ पर किसी एसएससी पर नोटिस ऑफ डिमांड सर्व कर दिया गया है, एंड एनी अपील और अदर प्रोसीडिंग एज द केस मे बी इज फाइल्ड, और उसके खिलाफ कोई अपील या कोई और प्रोसीडिंग फाइल की जाती है और इनिशिएट कर दी जाती है। नोटिस ऑफ डिमांड
सर्व कर दिया गया है, एसएससी अपील में चला गया या कोई और प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई, जो कि 263 की भी हो सकती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस ऑफ डिमांड, और उस नोटिस ऑफ डिमांड में जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड है उस रिस्पेक्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है, देन सच डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील। तो ये मान के चला जाएगा कि वो जो डिमांड है वो वैलिड रहती है जब तक कि अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाता बाय द लास्ट अपीलेट अथॉरिटी, आखिरी अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, और द डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग्स, और प्रोसीडिंग्स के खत्म होने के बाद, as the case may be, and any such notice of demand shall have the effect as specified in the section 3। और इस तरह का कोई भी अगर नोटिस ऑफ डिमांड है उसका ऐसा इफेक्ट होगा जैसा कि टैक्सेशन लॉज कंटिन्यूएशन वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीजर एक्ट 1964 में स्पेसिफाइड है सेक्शन 3 में। तो यानी कि वो जो डिमांड है वो डिमांड बनी रहेगी जब तक कि लास्ट अपीलेट अथॉरिटी उसका डिस्पोजल नहीं कर देती, तो डिमांड अपने आप नहीं खत्म हो जाएगी। And if the amount specified in any notice of demand under section 1 is not paid within the period limit under section 1, जो भी पीरियड का लिमिटेशन सब सेक्शन 1 में किया गया है उस पीरियड के अंदर अगर जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड था नोटिस ऑफ डिमांड में वो अगर पे नहीं किया जाता, एसएससी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। अगर एसएससी उसको नोटिस ऑफ डिमांड में जो दिया वो पे नहीं करे तो उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जो कि कंप्राइज हो रहा है इन द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड एंडिंग विद द डे ऑन व्हिच द अमाउंट इज पेड। जो पीरियड शुरू कब से होगा उस डे पे जो कि आएगा बाद में, फॉलोइंग द एंड ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1। जो पीरियड सबसेक्शन 1 में लिखा है जैसे 20 दिन या 30 दिन, उस पीरियड के खत्म होने के बाद जो अगला दिन आता है वहाँ से वो पीरियड शुरू हो जाएगा जिसमें वो इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो पीरियड खत्म होगा जब अमाउंट पे हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर एज द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर, और कहीं अपीलेट ऑर्डर आता है उसकी वजह से अगर अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट पेबल है वो रिड्यूस हो जाता है तो इंटरेस्ट भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर दिया जाएगा, और जो भी एक्सेस इंटरेस्ट पे हुआ था उसको रिफंड कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर इट वेयर एज द रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोवाइजर, यानी जो भी अपीलेट ऑर्डर्स वगैरह हुए हैं या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स हुए हैं उनके अनुसार में if the amount on which the interest was payable under this section had been reduced, अगर वो अमाउंट रिड्यूस हो गई है एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में क्या होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 जो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट वाज पेएबल अंडर दिस सेक्शन वो बढ़ जाती है, तो द एसएससी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट। एसएससी इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल हो जाएगा अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के तहत from the day immediately following the end of the period mentioned in the first notice of demand। जब पहले नोटिस ऑफ डिमांड में जो भी पीरियड का एंडिंग डे मेंशन है वहाँ से शुरू करके एंड एंडिंग विद द डे ऑन विच अमाउंट इज पेड, और जिस तारीख को वो अमाउंट पे हो जाता है उस तारीख तक उसको पे करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड कमेंसिंग ऑन और बिफोर 31st May 1999 एंड एंडिंग आफ्टर दैट डे, और अगर कोई पीरियड ऐसा है जो कि 31 मार्च 1999 से पहले शुरू होता है और उसके बाद खत्म होता है, तो ऐसा इंटरेस्ट जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ सो मच ऑफ द सब पीरियड एज फॉल्स आफ्टर दैट डेट, उस डेट के बाद जो पीरियड है उसके लिए जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा एट द रेट ऑफ 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो किसी भी पीरियड के रिस्पेक्ट में जो कि शुरू हो रहा है 31 मार्च से पहले और खत्म हो रहा है 31 मार्च के बाद, तो क्या होगा जो उस डेट के बाद का पीरियड है उस डेट के बाद वाले पीरियड पे 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या जो चीफ कमिश्नर है जो कमिश्नर है वो रिड्यूस भी कर सकते हैं या वेव कर सकते हैं जो भी इंटरेस्ट पेड या पेबल है एसएससी के द्वारा अंडर द सेट सबसेक्शन इफ ही सेटिस्फाइड। The commissioner and above can reduce the
or waive the amount of interest if they are satisfied. The payment of such amount has caused or would cause genuine hardship. कि उस राशि को देने से एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगी, एक सचमुच की कठिनाई हो जाएगी. उसके बाद डिफॉल्ट default in the payment of amount on which interest has been paid or was payable under such subsection was due to circumstances beyond the control of the SSC. SSC टैक्स इसलिए नहीं पा पाया क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांस थे जो कि उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थे और अभी जेन्युइन हार्डशिप हो जाएगी. एंड एसएससी कोऑपरेटेड इन द इंक्वायरी. कोई भी रिकवरी की इंक्वायरी है उसमें एसएससी ने कोऑपरेट. Provided that the order accepting or rejecting the application of SSC, either in full or in part, shall be passed within a period of 12 months from that amount of which the application is received. और अगर एसएससी अपने वेवर इंटरेस्ट के वेवर या रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन करता है, उसका निस्तारण उस एप्लीकेशन की तारीख के महीने के खत्म होने से 12 महीने तक में उसका निस्तारण किया जाना जरूरी है. Provided further that no order rejecting the application either in full or in part shall be passed unless the SSC has been given an opportunity to know. इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ऑर्डर तभी किया जा सकता है जब उसको एसएससी को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए. Provided also that where an application is pending as in first day of June 2016, the order shall be passed on or before 17. अगर 16 जून 1 तक एप्लीकेशन पेंडिंग थी तो उसको 31 मई 2017 तक पास करना, ऑर्डर पास करना जरूरी है. और उसके बाद आता है कि अगर सबसेक्शन 2 में कुछ भी कहा गया हो जहाँ पर इंटरेस्ट को 201(1)(a) के अंतर्गत चार्ज किया जा रहा है, इन द इंटीमेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 200(a)(1), तब नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज अंडर सबसेक्शन 2 ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड. जहाँ पे आपने 201 सेक्शन के तहत इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है तो वहाँ पे आपको 220(2) के तहत इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है. या तो आप 201(1)(a) के अंतर्गत इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और या फिर आप जो है 220(2) में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. तो जहाँ पे 201(1)(a) में आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया क्योंकि जरूरी है वहाँ पे चार्ज करना, वहाँ पे फिर 220(2) का इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है ऑन द सेम अमाउंट. इसी तरह से जहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया है 206C में, 206C(7) में जो कि कलेक्शन एंड सोर्स के बारे में है, तो वहाँ पर भी जो है सेम अमाउंट के लिए और सेम पीरियड के लिए इंटरेस्ट को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसेक्शन 2 में यानी 222 के अंतर्गत. उसके बाद आते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 एन एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट अंडर सबसेक्शन 1, द असेसिंग ऑफिसर मे एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट. असेसिंग ऑफिसर जो है पेमेंट का टाइम बढ़ा भी सकता है या इंस्टॉलमेंट भी अलाउ कर सकता है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे थिंक फिट. इन कंडीशंस के अधीन जो वो फिट महसूस करता है करने के लिए. ऐसी कंडीशन जो भी शर्तें हैं असेसिंग ऑफिसर शर्त लगा के और शर्तें लगा के और टाइम बढ़ा सकता है या इंस्टॉलमेंट दे सकता है. If the amount is not paid within the time limited under subsection 1, और जो टाइम सबसेक्शन 1 में लिमिट किया गया है उसके अंतर्गत अगर एसएससी पेमेंट नहीं करता या जो टाइम एक्सटेंड किया गया 3 में उसमें भी पेमेंट नहीं करता, एट द प्लेस टू द पर्सन मेंशन इन सब नोटिस, तो एसएससी को डीम टू बी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा. If in a case where payment or installments are allowed under subsection 3, अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपने एक बार अलाउ कर दिया, एसएससी commits default in paying any one installment within the time fixed under subsection. जो भी टाइम फिक्स किया गया था एसएससी उसको उस टाइम में नहीं पे करता है, एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी डिफॉल्ट. एसएससी को डीम्ड टू बी डिफॉल्ट मान लिया जाएगा एज टू द होल ऑफ द अमाउंट. पूरे अमाउंट के लिए एक को भी पेमेंट नहीं करता है इंस्टॉलमेंट का तो पूरे अमाउंट को डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, तो तब आउटस्टैंडिंग रिसीव होगी. एंड other installments or installments shall be deemed to have been due on the same date as the installment actually in default. और ऐसे कंडीशन में जहाँ एसएससी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है तो
और ये मान लिया जाएगा कि पूरी राशि के संदर्भ में अब डिफॉल्टर हो गया है, जो आउटस्टैंडिंग राशि है, और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एकदम से ड्यू मान ली जाएंगी सेम डेट जिस दिन उसने डिफ़ॉल्ट कमिट किया, यानी इंस्टॉलमेंट एक तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। वेर एन असेसी हैज़ प्रेजेंटेड एन अपील, असेसी ने अगर अपील कर दिया है तो असेसिंग ऑफिसर में इन हिज डिस्क्रिशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे थिंक फिट टू इम्पोज ट्रीट द असेसी एज नॉट बीइंग इन डिफॉल्ट। तो असेसिंग ऑफिसर उसको नॉट बीइंग इन डिफॉल्ट मान भी सकते हैं सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस एंड अप्लाइंग हिज ओन डिस्क्रिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट, जो भी अमाउंट डिस्प्यूट में है अपील में उसके रिस्पेक्ट में, इवन दो द टाइम फॉर पेमेंट हैज एक्सपायर्ड, भले ही पेमेंट का टाइम एक्सपायर हो गया है, एज लॉन्ग एज सच अपील रिमेन्स अनडिस्पोज्ड ऑफ, जब तक अपील का डिस्पोजल नहीं होता तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो असेसी को नॉट बीइंग इन डिफॉल्ट भी ट्रीट कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, जो कि वो उन परिस्थितियों में इम्पोज करना फिट समझेगा। वेर एन असेसी हैज़ बीन असेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, अगर असेसी का असेसमेंट जो है इनकम जो कि इंडिया से बाहर अराइज हुई है उसके रिस्पेक्ट में हुआ है, इन ए कंट्री द लॉज ऑफ विच प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द रेमिटेंस ऑफ मनी टू इंडिया, एक ऐसे देश में जहाँ पर ऐसी लॉज हैं कि इंडिया में पेमेंट रेमिटेंस नहीं किया जा सकता है, द असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट ट्रीट द असेसी एज इन डिफॉल्ट, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर जो है उस असेसी को डिफॉल्टर नहीं मानेगा in respect of that part of the tax which is due in respect of that amount of his income which by reason of such prohibition or restriction cannot be brought into India, जो इनकम उस प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंडिया में नहीं लाई जा सकती है, and shall continue to treat the assessee as not in default in respect of such part of the tax until the prohibition is removed, जब तक ऐसा प्रोहिबिशन ऐसा रिस्ट्रिक्शन हटा नहीं दिया जाता तब तक वो असेसी को ही शैल कंटिन्यू, यानी ये ज़रूरी है कि वो उसको कंटिन्यू करेगा कि उसको डिफॉल्टर ना माने, क्योंकि जब वो इनकम को ला ही नहीं सकता, प्रोहिबिटेड है, तो वो टैक्स कैसे देगा। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया इफ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड और कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द असेसी आउटसाइड इंडिया, और इफ द इनकम वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट हैज बीन ब्रॉट इनटू इंडिया इन एनी फॉर्म, अगर इनकम को इंडिया में किसी भी रूप में ले आया गया है या उसका यूटिलाइजेशन कर लिया गया है या कर लिया जा सकता था फॉर पर्पस ऑफ एनी एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली असेसी ने इंडिया से बाहर इनकर किया है, यानी अगर उसका इस्तेमाल उसने किसी एक्सपेंडिचर में कर लिया है जो इंडिया से बाहर का एक्सपेंडिचर है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इनकम को वो इंडिया में ले आया है और उस केस में वो डिफॉल्टर ट्रीट किया जा सकता है। सो दिस इज व्हाट इज देयर इन सेक्शन 220, और ख़ास तौर पे यहाँ जो बात कही जा रही है कि जहाँ पर भी इंटरेस्ट आपने 201 1A में चार्ज कर लिया है और जो इंटीमेशन इशू किया था उसमें आपने मेंशन कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, तब 220(2) का इंटरेस्ट नहीं लगता। So with that we come to the end of today's lecture. Section 220 तक हम आए हैं. We start with section 221 tomorrow morning at 9:45 a.m. So we end today's lecture